ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को जय हिंद, वेलकम। हाँ। अरे अभी मैंने बोलना चालू नहीं किया था, इसलिए ऑडियो नहीं आ रहा होगा। यस, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग। क्या इसके रिगार्डिंग कल मैं 2-3 स्टेटमेंट बोल गया था? तो चलिए मैं वो स्टेटमेंट वापस से एक बार फिर बोल दे रहा हूं, ताकि आप जो है इस चैप्टर को जब स्टार्ट करें तो उसके रिगार्डिंग अपनी पहले से ही कुछ चीजें क्लियर हो, ताकि हमें उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर रन करना है। पहली बात, आपको ये याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और ज्यादा याद ना हो तो कम से कम सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में तो हमें पूरी नॉलेज होनी, क्योंकि जितने भी बॉन्ड बनाएंगे वो हम किससे बनाएंगे? सेकंड और थर्ड से, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो दोनों के पास ही क्या है? सेम। यानी कि ग्रुप ऑफ द जो हेड ऑफ द ग्रुप है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पूरे ग्रुप के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड बनाने हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किन की रिक्वायरमेंट होगी? अनपेयर्ड। वो भी कौन से वाले? वैलेंसी शेल के। समझ गए? अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखवाइए इन एलिमेंट्स के। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7। इसमें अगर बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए बना सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। बट नाइट्रोजन के पास हमें मालूम है कि पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 2s2 2p3। तो अब उसके पास केवल लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन ही कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ और उसके नीचे वाला मेंबर जो फास्फोरस है, उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस आएगा कि फास्फोरस अपने डी ऑर्बिटल का यूज करके इन पांचों को क्या कर सकता है? अनपेयर। पर ये नहीं कर सकता, इसलिए दोनों के बॉन्ड बनाने में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझ गया? इनमें क्या बेनिफिट है थर्ड पीरियड वालों में? कि इनके पास डी रहता है सर, और जब वो चाहें इस डी का यूज कर पाए। सिमिलरली ऑक्सीजन के पास बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6। बट अनपेयर तो 2 ही हैं। बट यहां पर सल्फर अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? अनपेयर। रीजन, वेकेंट डी अवेलेबल है। एफ 7 इलेक्ट्रॉन हैं, बट सातों का यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप किन का यूज कर सकते हो? केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है जब हम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। जब कैसी शेयरिंग होती है? अनइक्वल, तब जरूर अलग केस हो जाएगा, है ना। पर जनरली बॉन्ड बनते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अब क्लोरीन क्या अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता। अब यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? ये तीनों। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स तो काफी सारे हैं, पर साइज छोटा है, और सेकंड डी नहीं है। इसी वजह से इनका बिहेवियर बाकी लोगों से अलग रहेगा। तो आपको जितने भी एक्सेप्शंस मिलेंगे वो इन्हीं तीनों के साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है? रीजन समझ में आ गया?
क्योंकि हमने, आप सब लोग एक पेज पर आइए 37, ये क्वेश्चन कर लेते हैं बॉन्डिंग में। पहले पीरियोडिक टेबल से है, पर काम किस में आएगा, बॉन्डिंग में। पेज नंबर 37 पर आप क्वेश्चन नंबर 131 पहले कंप्लीट करो। आपको वो सारी बातें यहां नजर आएंगी जिसकी वजह से हम सेकंड पीरियड के इन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि इनका बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है। एक तो इनका साइज छोटा है, इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और इनके पास ये भी ज्यादा है। तो इसका मतलब आप समझ गए मेरी बात को कि इनका बिहेवियर अलग क्यों है। अब आइए तीसरी बात, दो बातें कर चुके हम, तीसरी बात, कोई भी बॉन्ड 100% और कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट भी नहीं, सभी में क्या रहेगा, मिक्स कैरेक्टर। यानी कि कोई न्यूट्रल एटम भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही न्यूट्रल रहे। फॉर एग्जाम्पल जूनियर क्लासेस में हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि कॉम्ब को अपने हेयर में रब करते थे एंड इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ, तो आप देखो क्या हुआ था, हमारी रबिंग से ही चार्ज जनरेट हो गया। इसीलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से एक ही नेचर कैरी करेगा, वो सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक। और लास्ट, कि हमें हमेशा ऑक्टेट फॉलो भी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं, साइडेड ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। ऐसा नहीं है कि सेंटर हमेशा ऑक्टेट पूरा करे, और बॉन्ड बनाने का पर्पस स्टेबिलिटी होता है, ऑक्टेट नहीं होता। पर हमें कोई स्ट्रक्चर बनानी हो तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड में किसका ऑक्टेट तो पूरा करना ही है, साइड। उसका एक रीजन है, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाई तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने सही बनाया है कि गलत, वो उसी से पता लगे। आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर मैंने गलती की है क्योंकि कोई साइड एटम ऐसा रह गया है जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बनाना है ClO4-, ऐसी कंडीशन में पहला हमें ढूंढना है सेंटर एटम कौन है। तो यहाँ सेंटर एटम कौन है, क्लोरीन। सेंटर एटम अक्सर कर वो होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, क्योंकि उसका काम बाकी एटम्स को बांधना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसके पास वैलेंसी ज्यादा है, क्लोरीन के पास। तो अब देखिए क्लोरीन तो उतने बॉन्ड बना सकता है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम कितने बनाएगा, 7। अब इसके पास जुड़ने वाले जो एटम्स हैं उनमें हमें इन 7 बॉन्ड को एडजस्ट करना है, बट मेक श्योर कि सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर कभी कोई नेगेटिव हो और ऑक्सीजन दिखे तो नेगेटिव चार्ज किसके पास रख दो, ऑक्सीजन के। तो ये वाला ऑक्सीजन अब कितने इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया, 7। 6 तो पहले ही थे वैलेंसी में, एक और आ गया 7। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। तो ये बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड और बाकी सारे डबल। अब बताइए ऑक्टेट कौन फॉलो कर रहा है, साइड एटम। क्लोरीन फॉलो नहीं कर। तो इसका मतलब हमें ऑक्टेट अगर देखना भी है तो किसका देखना है, साइड। तो इसी नोट के साथ करिए स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। क्या क्या ध्यान रखेंगे हम बॉन्डिंग में, कि हमें यहां पर जब मैं लिख रहा हूं तो मेरे साथ साथ लिख लो, जब मैं रुक जाऊं समझाने लगूं तो रुक जाओ और देखने लगो, तभी हम थोड़ा सा फास्ट हो पाएंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ तो फर्क पड़ना ही चाहिए। बॉन्डिंग का अगर हम कोई एक वर्ड ढूंढे कि सर बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन करोगे, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किन को बाइंड करता है, या तो एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, आयंस आयन, एटम आयन, किसी को भी बाइंड कर सकता है। बस मेन पर्पस क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds
टू और मोर स्पीशीज, स्पीशीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, टू गेट स्टेबल सिस्टम, ताकि वो एक स्टेबल सिस्टम अडॉप्ट कर लें। बॉन्डिंग के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो हमारे पास दो मेन पर्पस हैं। स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही सही, उसको एक्सप्लेन करने के दो हमारे पास रीजंस बताए जाते हैं। पहला ऑक्टेट जो हो गया है फेल, और दूसरा है एनर्जी डिक्रीज। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है। तो दो ही कंसेप्ट हैं, या तो ऑक्टेट बोलोगे, जहां ऑक्टेट लग जाए बहुत बढ़िया, जहां ना लगे वहां पे सारा काम किसके ऊपर डाल देना, एनर्जी के ऊपर। क्योंकि ऑक्टेट फॉलो करना अब कोई रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है सेंट्रल एटम के लिए। पर जब ऑक्टेट बना था तो वो कैसे बना था वो समझ सकते हैं कि जब एलिमेंट्स की स्टडी की गई तो यही एलिमेंट ऐसे थे जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते थे। कौन है ये? इनर्ट गैसें। और जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान से देखा गया तो इनके आउटर मोस्ट में हीलियम को छोड़कर सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये बोला जाने लगा कि ऑल एलिमेंट ट्राइज टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये जो कंसेप्ट बना है वो किन को देखकर बनाया गया? इनर्ट गैसेस को। एंड सेकंड, ये कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल किया गया शुरू में? सेंटर के लिए। किसके लिए? सेंटर। और आज हमें मालूम है कि हर सेंट्रल एटम ऑक्टेट फॉलो नहीं करता, इसीलिए क्या बन गए? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन किसको देखकर बनाए गए? सेंटर को देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। या जिसको ऑक्टेट रूल भी बोलेंगे। और दूसरा है डिक्रीज इन एनर्जी। ऑक्टेट के लिए कोई डेफिनेशन बनानी हो तो छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम। किसकी सराउंडिंग देखनी है? से। अगर किसी सेंटर एटम की सराउंडिंग में 8 नहीं है, कम है, ज्यादा है, या कुछ भी है, तो वो सब क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा, वो है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट। किसकी काउंटिंग करनी है? किसके सामने, आसपास? सेंटर के, है ना? साइड का तो पूरा करना ही पड़ेगा। पहला टर्म है हाइपोवेलेंट। हाइपो मतलब कम, किससे कम? 8 से कम, यानी कि जिनकी सराउंडिंग में 8 से कम हो जाए, फिर भी स्टेबल है, फिर भी स्टेबल है, यानी कि किसका एक्सेप्शन हो गए? ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल BCl3। अब बताओ बोरोन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3।
और हर क्लोरीन को कितना चाहिए? एक, यानी कि बोरोन के खुद के 3 और 3 अलग अलग क्लोरीन्स के, यानी कि इसके पास हो गए हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 से कम आ रहा है, तो ये क्या बन गया? एक एक्सेप्शन बन गया और ये हाइपोवैलेंट में काउंट हो गया। या इसको क्या भी बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने काउंट किए जा रहे हैं? 8, तो उससे कम है। ज्यादा हो जाए तो हाइपरवैलेंट। मोर देन 8। अच्छा, वो बॉक्स वॉक्स गोले वोले बना के अभी अपन है ना लुईस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो जैसे बोरोन के आउटर मोस्ट में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये 3 मैंने बना दिया इसके। अब 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन के पास 7 उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसके साथ शेयर करके बना लिया है? अब बताइए यहां पर किसका ऑक्टेट ही पूरा हो पा रहा है? देखिए हर क्लोरीन के कितने हो गए? 8 हो गए, बट किसका नहीं हो रहा है? तभी तो हम ऑक्टेट का एक्सेप्शन किसके रेफरेंस में बोलते हैं? सेंटर के। हाइपर मतलब 8 से भी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल PCl5, SF6। बताइए फास्फोरस के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन और 5 किससे मिले? कुल कितने हो गए? 10 हो गया, 8 से ज्यादा। ऐसे ही सल्फर में 6 और फ्लोरीन भी 6, तो कितना हो गया? 12, अगेन 8 से ज्यादा। ऐसी स्ट्रक्चर बनाऊं या आप समझ गए? समझ गए ना बेटा? 8 कैसा नंबर है? ऑड, इवन? अब मान लो किसी ने ऑड में रख लिया अपने आसपास, तब भी वो क्या हो गया? एक्सेप्शन। पर वो थोड़ी सी कैटेगरी अलग नाम से लिख दिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यानी कि अब सेंटर एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑड नंबर में। अब वो ऑड नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा। हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन गिनने हैं? वैलेंसी शेल के, पूरे मत गिनना। किसके गिनेंगे? वैलेंसी शेल। फॉर एग्जाम्पल NO2। बताइए नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 5। ऑक्सीजन के पास 6। कितनी बार है ऑक्सीजन? 2 टाइम्स। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो हो गया ना ऑड नंबर। तो बस ऐसे इसको क्या बोल दिया है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ClO2 क्या हो गया बच्चे? जाने? हाँ, ClO2 बताइए इवन की ऑड? ClO2। अब देखो इसका एक और छोटा तरीका हो सकता है कि सर क्लोरीन खुद किससे बिलोंग करता है? ऑड नंबर ग्रुप से। तो आपने अक्सर कर नोटिस किया होगा जो ऑड नंबर ग्रुप में होगा ना, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर भी किस में चल रहे होंगे? ऑड में। अब आप देखो बोरोन 13 3, नाइट्रोजन 15 5, फ्लोरीन 17 7। तो आपको अगर ये एक बार ही नजर आ रहा है तो ये 101%
ऑड ही होगा। ये 2 बार हो जाए तो ऑड ऑड इवन बन जाते हैं। अगर ये Cl2O7 होता तो अब मुझे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं थी। क्लोरीन सर ऑड है और 2 बार आया तो ऑड एंड ऑड बिकम इवन, यानी कि उस केस में वो मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है काउंटिंग कर दें तो भी ठीक, अदरवाइज देखकर भी बताया जा सकता। N2O इवन हो गया अब तो, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ऑड है, 2 टाइम्स आया। NO ऑड हो गया। N2O3 बस समझ गए बात। B2O3 इवन हो गया क्योंकि वो खुद 2 बार आए। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कैटायंस स्पेशली किस ब्लॉक के, डी ब्लॉक, हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब उनके आउटर मोस्ट में 8 नहीं है, कितने पहुंच गए, 18, तो उनको क्या बोलने लगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोर्ड पे देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड, यानी कि क्यों आगे आऊं, और जिंक कैडमियम मरकरी, यानी कि कौन सा ग्रुप है, जिंदगी कबाड़ा हो गई, उनमें देखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, कैटायन। अब बताओ इसका नंबर क्या है, 29। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, सही लिखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, बताइए कौन सा रिमूव कर, आउटर मोस्ट यही है, इसको हटाइए। तो अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में 18 हुए कि नहीं हुए, इसीलिए इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर यही इसके ग्रुप में सिल्वर आ जाए Ag+, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 4s2 4p6 4d10, हो गए 18। गोल्ड आ जाए 5s2 5p6 5d10, तो सभी का सेम। अब ऐसे ही जिंक हो तो जिंक में यहाँ 4s2 आ जाता है, तो लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10, क्योंकि s के 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, +2 आया ना। तो सेम विद कैडमियम एंड सेम विद मरकरी। हमेशा डी क्या रहता है, n-1 चलता है। अच्छा, क्या इसको मैं हाई पर भी बोल सकता हूं, बोल दो सर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 8 से ज्यादा है तो कोई जरूरी नहीं कोई एक ही कैटेगरी में फॉल होता हो, है ना। बट इसकी मेन कैटेगरी ऑड होने की वजह से नया बना दी।
आज एक नई चीज पढ़ते हैं जो किस में काम आएगी, पी ब्लॉक में। कहाँ काम आएगी, पी ब्लॉक। बट यहाँ पर एक्सेप्शंस में उसको पढ़ लेते हैं ताकि हम जब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी कि हाँ सर हमने यहाँ पर वो बात तो एक बार देख ली है। सब लोग अपनी मॉड्यूल का पेज नंबर 3 जहां पर बनी हुई है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आ गए। मैं फिफ्थ कैटेगरी ले रहा हूं, उसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसको लिखा जाता है 18+2 कॉन्फ़िगरेशन। मीनिंग समझेंगे और देखेंगे कहां होता है। इनर्ट का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन ना करे। पेयर मतलब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो और उनकी वजह से कोई इफेक्ट बनता हो। आप सब लोग देखेंगे ग्रुप 13, 14 और 15 में हमें 7th पीरियड इंक्लूड नहीं करना है, तो हम सबसे लास्ट मेंबर की बात करेंगे। तो लास्ट मेंबर किस पीरियड में मिलेगा, 6th पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 में आपको याद है फर्स्ट मेंबर कौन है, बोरोन। ग्रुप 14 का कार्बन और ग्रुप 15 का नाइट्रोजन। अब इसका लास्ट मेंबर देखो, थैलियम। इसका लास्ट मेंबर प्लम्बम और इसका लास्ट मेंबर बिस्मथ। बताइए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सर इनके लास्ट में होता है 2s2 2p1, तो इसके लास्ट में 2s2 2p2 और इसके लास्ट में 2s2 2p3। डन। तो लास्ट में भी यही होगा, बस शेल नंबर बदल जाएगा। 6s2 6p1, 6s2 6p2 और 6s2 6p3। डन। कोई प्रॉब्लम। अब आप बताओ इसमें और इसमें क्या कोई चीज आपने पहले से पढ़ी हुई हो। इसमें नहीं पढ़ी सर, इसका तो पता है। कौन सा पीरियड चल रहा है, 6th में एक कॉन्ट्रैक्शन घूमता है, लेंथेनाइट। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज होते हैं छोटे, अट्रैक्शन होता है ज्यादा। और जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बताओ एस वालों पे ज्यादा होगा कि पी वालों पे। तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, एस के दो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है कि तुम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करो। इनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद है ना बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। क्यों, एक सर पी है, 2 एस हैं, तो भाई इसको भी बनाने चाहिए ना 3। इसमें क्या प्रॉब्लम फंस गई है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन से दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए, एस के दो इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए। यानी कि इसका इन शॉर्ट कभी कुछ बनाने को बोले तो हम बोलेंगे इनर्टनेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एस। एन मतलब आउटर मोस्ट। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं तीनों के क्या होंगे बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से इनमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर यहाँ +3 बनेगी तो बताओ इनकी कौन सी बनेगी, +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें +2, जबकि इसमें +4 भी बनती है। ऐसे इसमें 5 बन सकता है, पर इसमें 3 पर ही आकर बात रुक जाए। तो वो किस वजह से आया, 2 का डिफरेंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। डन। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं और उनको क्या बोलते हैं, 18+2। अब 18+2 क्यों बोला, 2 तो समझ गया, ये 2 हैं। अब इससे पहले कौन सा शेल चल रहा होगा, 5th।
और फिफ्थ में अब तक आप क्या क्या कंप्लीट कर चुके होंगे? सर इससे पहले हम 5s2 भर चुके होंगे, 5p6 भी हो गया होगा, और 5d10। क्या इसमें 5f आया होगा? 5f तो अब नेक्स्ट पीरियड में आएगा घूमकर। इसका मतलब इसके 18 इलेक्ट्रॉन और इनके 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिलाकर बोलते हैं 18 प्लस 2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि सिर्फ कहां लगेगा, इन 3 जगहों पर। वो 3 प्लेसेस कौन से हैं? थैलियम, प्लम्बम और बिस्मथ। थैले के प्याज बेकार, थैले के प्याज बेकार हो गए हैं। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देवी प्रसन्ना, अब मैं इसमें कैसे क्या बताऊं, साइक्लोन आ गया, थोड़ी मुसीबत तो हो ही गई है ना। उड़ीसा में साइक्लोन आ गया। उड़ीसा के कौन है भाई, उनको मैसेज कर देते हैं उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, है ना। वो नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, तुम पढ़ पा रहे हो? तुम्हारा मैसेज दे दूं कि तुम पढ़ पा रहे हो? कि कोई बात नहीं, उड़ीसा से कोई तो पढ़ रहा है। अच्छा, ये आगे क्यों नहीं चल रहा है? सर ग्रुप 16 में क्या दिक्कत है? अरे रेडियो एक्टिव, ग्रुप 16, 17 और 18 का लास्ट मेंबर कौन सा मेंबर है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसी की बात सुनेंगे क्या? इसलिए उनमें ये इफेक्ट नहीं देखते हम। कमांडोज, नीट 2022 के कमांडोज, हमें शरीर और यहाँ दोनों से मजबूत रहना है ना। अभी तो सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, अगर हमारे कमांडो ऐसे ही धराशायी होते रहे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए। मतलब खूब पहनिए, खूब खाइए। होंगे, हो जाएंगे मोटे, क्या करें, पहले बचना जरूरी है। हाँ जी बच्चे, ये लास्ट वाला देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर का मतलब है ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ऐसा हमें कहां पर ऑब्जर्व हुआ? 6th पीरियड के इन 3 एलिमेंट्स में। इन 3 एलिमेंट्स में हमें मालूम है कि 6th पीरियड में कौन सा इफेक्ट रन करता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम चाहें तो ये रीजन यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब क्या हुआ कि ये जो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के, इन्हें के ही पार्टिसिपेट करना था। जब इन्हें पार्टिसिपेट करना था, पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको किसने टाइटली होल्ड कर लिया बेटा? न्यूक्लियस ने। उस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इनर्ट। और इसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब कौन सा है ये पीरियड? 6th। तो बताओ 6th पीरियड में आप कौन कौन से सब शेल फिल करोगे? 6s, SFDP चलाओगे, 4f, 5d, 6p। अब अगर मैं 4f भर के आया हूं तो लेंथेनाइट कंप्लीट करके आए हैं, और 6p में मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि 5d के भी 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए अपने।
अब जब 5d के 10 हो गए होंगे तो इसके पहले आप 5s 4d और 5p यानी कि 5s भी कंप्लीट करके आए हो। तो 5s के 2, 5p के 6 और 5d के 10, तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए 18। और 2 किसने पार्टिसिपेट नहीं किया s के, तो कुल मिलाकर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 18 प्लस 2। तो ये 18 अंदर वाले और आउटर मोस्ट वाला 6, तो कुल मिलाकर हो गए हैं 18 प्लस 2। ठीक, चलिए अब आगे। ये इफेक्ट सिर्फ कहां ऑब्जर्व होगा 3, 13th का सबसे भारी, 14th का सबसे भारी और नाइट्रोजन का भी सबसे भारी। तो सबसे भारी कौन है थैलियम, प्लम्बम, बिस्मथ। और जो ग्रुप में चल रहा है उससे 2 कम। तो ग्रुप में 3, 4, 5 चल रहा है और इनमें क्या चल रहा है 1, 2, 3। अब दूसरा रीजन क्या था बेटा अपने पास डिक्रीज इन एनर्जी। और यहां जिस एनर्जी की बात की जा रही है वो है पोटेंशियल एनर्जी। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हेवर्स प्रोसेस कितने बच्चों को याद है? व्हाट इज हेवर्स प्रोसेस? अमोनिया बनाने का प्रोसेस। रिएक्शन बोलिए N2 प्लस H2। क्या N2 और H2 दोनों ही गैस हैं? क्या आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है? क्या करेगा कैटलिस्ट? कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बच्चे, कैटलिस्ट ने ऐसा क्यों किया? उसी ने क्यों किया? उसी ने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा अंदर जाके क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई? मैं ये जानना चाह रहा हूं। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि N2 और H2 दोनों गैस हैं, तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा। अब एंट्रोपी ज्यादा तो रिएक्शन करेंगे कैसे? पहले इनको अपना एनर्जी थोड़ा कम तो करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो इनकी एंट्रोपी को डाउन करता है और अपनी सरफेस पर इनको क्या कर देता है एडजॉर्ब। क्या करता है एडजॉर्ब। और जब सरफेस पर हो जाएंगे एडजॉर्ब तो ये आपस में क्या करेंगे रिएक्शन। यानी कि जब वो एडजॉर्ब हो गए तब कौन सी एनर्जी हो गई है पोटेंशियल। पहले कौन सी थी काइनेटिक, अब किस में आ गए पोटेंशियल। यानी कि पहले एनर्जी का कन्वर्जन हुआ। ये तो आपको पता है एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। तो फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल। अब किस में डिक्रीज देखेंगे पोटेंशियल। दोनों बैठ गए रिएक्शन करेंगे, बैठेंगे तभी तो बात होगी। तो अब ये रिएक्शन कर रहे हैं, देखते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं। एक तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं, जबकि हीलियम और हीलियम मिलकर He2 नहीं बनाते। उसका रीजन ये होगा ना, ये पहले से क्या होंगे अनस्टेबल, इसीलिए इनको क्या बनना है स्टेबल। ये पहले से ही क्या होंगे स्टेबल, इसलिए इनको क्या नहीं बनना है अनस्टेबल नहीं होना है। अब होता क्या होगा कि जब 2 एटम एक दूसरे के क्लोज आते होंगे तो कोई फोर्स इन्हें क्लोज लाता होगा। तो वो फोर्स क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, तो ये भी करेगा। तो यहां पर एक तो क्या चल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एट द सेम टाइम ये रिपल्शन भी तो होता होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। यानी कि यहाँ पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन ज्यादा, और जब ऐसा होता होगा तो एनर्जी क्या होती होगी धीरे धीरे डिक्रीज होती होगी। और एक समय ऐसा आता होगा जब हाईएस्ट डिक्रीज पॉसिबल होगा और वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे कम पड़ गया होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं। अब इसको एक एनर्जी ग्राफ से और देख लेते हैं।
कि वहां पर इसको कैसे और एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए एनर्जी ग्राफ में हमें एक एक्सिस पर तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और एक एक्सिस पर हमें डिस्टेंस गिवन है, और डिस्टेंस का मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही तो नापना है अब आपको, उसी को तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। किसने मेजर की थी? स्टीवन एंड शूमाकर, कल परसों देखकर आए थे, है ना। अब देखिए यहां पर जब दोनों एटम एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, यानी कि अभी दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हुआ ही है, धीरे धीरे क्लोज आए तो देखो एनर्जी क्या होते जा रही है, कम। यहां पर आए बेटा तो और कम हो गई। एक समय ऐसा आया जब लोएस्ट पॉइंट हमें मिला, यानी कि यहां पर इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस जगह को हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही कौन सा डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको इन शॉर्ट क्या भी बोल सकते हो। और यहां जो एनर्जी होगी दैट इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, और यहीं पर बॉन्ड बन गया। तो यहां से यहां तक कौन प्रोमिनेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने क्या किया, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, यहां पे बॉन्ड बन गया। अब हमारी इच्छा है कि और ज्यादा इनको कंप्रेस किया जाए। अब हम कंप्रेस करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो जाए, ओवरलैप। तो भाई थोड़ी ओवरलैपिंग तो होगी, क्योंकि वहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोमिनेंट है। बट अगर आप ज्यादा ओवरलैप करोगे तो फिर अब कौन वर्क करने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपल्शन भी तो काम करेगा। और ऐसे केस में ये ग्राफ वापस से क्या होने लगा, ये कब कैसी पोजीशन हो गई, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, देखें और कितना क्लोज जाते हैं और क्या हो सकता है। तो जैसे ही आपने इसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश की, वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा, इसीलिए वापस से ग्राफ ऊपर। बॉन्ड तो यही बन चुका है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो ये प्रोग्राम है ये हाइपोथेटिकल है। हम बोल रहे हैं कि अब इससे ज्यादा अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया तो अब वापस से एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, और वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन है, बॉन्ड फॉर्म होने की एक ही कंडीशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। और बॉन्ड नहीं बनने में क्या क्या हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, या तो ये चलता होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन फोर्स। ठीक है, बनाइए ग्राफ। बहुत बढ़िया विष्णु, आपने सही बताया, मौली बडेनम, नेहा आपने भी सही बताया है, शांतनु ने भी सही बात बोली है, कुमकुम ने भी सही बात बोली है, खुशी ने भी बहुत बढ़िया बात बोली, आकांक्षा ने, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली, एमओ मौली वडेनम। हाँ जी।
एनर्जी कम होने का क्या मतलब होगा? स्टेबिलिटी। आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है, जैसे शादी में गए और शादी में भी ऐसी शादी में चल गए जहां अपना न्योता नहीं है, है ना? इस एज में तो जा ही सकते हैं, बेइज्जती कम होती है पकड़े जाने पर। तो चले गए, खूब बढ़िया शानदार खाना, हमने सोचा दोबारा कम मिलेगा, ज्यादा खा लो, खा लिया 2-3 बार। अब क्या हुआ, रात में नींद नहीं आ सकती, हम क्या हो गए, आने 2 दिन खाना ना मिले तो आप इस बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। तब आप क्या हो गए, स्टेबल, कि सुबह देखा तब भी पड़े हुए हैं, दिन में देखा तब भी वही है। तो जब, अच्छा कोई भी चीज अगर चलती रहे तो उसको चलाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी। पर कोई चीज रुकी हुई है, कुछ भी नहीं चाहिए, ऑलरेडी क्या है, स्टेबल। क्योंकि यहीं पे तो बॉन्ड बना है। बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या थी, ए जगह। तो ये बोल रहा है ना कि पहले डिस्टेंस ज्यादा थी, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रही है, कम। तो जिस जगह बन गया बॉन्ड, वहां तक की डिस्टेंस मेजर हो गया काम। चलो लास्ट लाइन लिख के इसको करो एंड, कंक्लूजन लिख लेते हैं। बॉन्ड खुद से बनना चाहिए या हमें बनाना चाहिए? केमिस्ट्री में ना, खुद से बनना चाहिए। लिखिए, हम यहाँ पे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की और आयंस की बात कर रहे हैं ना। लिखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन is always exothermic. Bond formation is always exothermic. अब यहां एक कंसेप्ट मैं आपको बोल देता हूं, परेशान मत होना क्योंकि वही कंफ्यूज करेगा। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी जितनी कम हुई होगी यानी कि उसने उतना ही प्रोसेस को क्या किया होगा, एक्सो, और उसको मेजर नहीं करते। तो अब उसको मेजर कैसे करेंगे? सर उसको हीट करना चालू करो, उसको हीट करना स्टार्ट करो, कहीं ना कहीं आके तो टूट जाएगा। वही एनर्जी हमारी कौन सी ऐसी एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर जितनी ज्यादा एनर्जी दी उतनी तो अनस्टेबिलिटी हो गई। तो भाई हम एनर्जी अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दे रहे हैं। तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा देंगे उतना ही बॉन्ड क्या होता होगा, स्ट्रॉन्ग। जितने कम पे टूट गया, इसका मतलब उसने बनते समय भी उतना ही एनर्जी रिलीज किया होगा। तो जितना लिया है उतना ही देना भी पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा ही रहेगा हमेशा। अब मान लो N2 को तोड़ने के लिए, N2 में कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल। अब इसको तोड़ने के लिए अगर मैं 900 किलो जूल एनर्जी दे रहा हूं तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ही है। तो इसने जब बॉन्ड बनाया होगा तो उसी कंपैरिजन में एनर्जी रिलीज भी तो किया होगा। यही बॉन्ड में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का तोड़ना है, कम पे ही टूट गया, इसका मतलब इसका प्रोसेस कम एक्सो और इसका प्रोसेस ज्यादा एक्सो। तो हमेशा हम कौन सी एनर्जी मेजर करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, पर लिखते क्या है, बीई, बॉन्ड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करना है और हमें इस चैप्टर में जितने बॉन्ड बनने उनको भी एक साथ लिख लेते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए, मिनिमम। रिलीज होने का प्रोसेस होता है एक्सो, वो एनर्जी को नहीं बता रहा है, वो किसको बता रहा है, प्रोसेस को। पेज नंबर आइए सब लोग बिगनर्स बॉक्स 2 पर, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लीजिए। बिगनर्स बॉक्स 2, बिगनर्स बॉक्स 1 तो आप खुद से कर लेंगे, उसमें सब ऑक्टेट ऑक्टेट की बातें हैं। ठीक है, पेज नंबर होगा आई थिंक 55, है ना? हाँ, 55 पर बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या चाहिए, मिनिमम।
नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है? एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दो मेजर कैटेगरीज, वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग का जो क्राइटेरिया बनाया है बेटा, वो किस बेसिस पे बनाया गया है? एनर्जी के टर्म पर। इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए और इसमें कम। इन बॉन्ड्स को एक और नाम दिया जाता है इंटर एटॉमिक, और इन्हें बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स है। और इंटर मॉलिक्यूल को बोला जाता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आप स्विमिंग पे जाएंगे तो कौन सा फोर्स तोड़ेंगे अपने हाथ से? इंटर एटॉमिक के इंटर मॉलिक्यूलर? वो लोग हाथ उठाएं जो इंटर मॉलिक्यूलर तोड़ देंगे। अरे अभी नहीं जाना, मतलब जैसे कहीं स्विमिंग पे गए, है ना, तो हम अपने हैंड के वेव में से, इस मूवमेंट से कौन सा फोर्स तोड़ रहे हैं? वो लोग हाथ उठाएं जो इंटरमोलिकुलर तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो लोग हाथ उठाएं जो इंटर एटॉमिक भी तोड़ देते हैं। आप क्या तोड़ते हो? इंटर मॉल। इसको तो आप इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं तोड़ पाते। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, तब H2O2 अलग होता है। तो भाई आप कौन सा बॉन्ड तोड़ सकते हो अपने हैंड के वेव से? इंटर, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का। इसमें हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा मिलेगा? आयनिक, फिर कोवेलेंट, और उसी में एक और होता है कोऑर्डिनेट, और एक और लास्ट मेटेलिक। दीज आर फोर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। वीक में कैटेगरीज कम है, या तो होगा बॉन्ड हाइड्रोजन या फिर होगा बेटा वॉन्डर वॉल फोर्स। चलिए इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? ये दोनों एक जैसे से दिख रहे हैं मुझे तो दो ही हैं, दोनों का आपने अलग अलग लिख दिया है। और एक जन, हाँ बच्चे आप बताओ। दो दो नहीं कर सकते? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें इक्वल शेयरिंग और इसमें अनइक्वल शेयरिंग है, तो शेयरिंग, बट इसमें इक्वल, और इसमें हो गया अनइक्वल। टिफिन किसी और का, खाया किसी और ने, फिर भी उसका नाम क्या है? शेयरिंग। तो शेयर कर ले मेरे साथ। अब खाली टिफिन में क्या शेयर करूंगा, तो खाली और मेरे साथ। तो इसका मतलब कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग, पर नाम शेयरिंग ही रहेगा। और इन दोनों के बारे में एक और खास बात, बोथ बॉन्ड्स आर, कोई बता रहा है? इन दोनों के बारे में एक और खास बात, नहीं स्ट्रॉन्ग तो सारे ही हैं, बोथ आर डायरेक्शनल। अगर आपसे कभी पूछ ले कि कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल है,
तो कौन से बॉन्ड को डायरेक्शनल बताएंगे? कोवेलेंट और कॉर्ड। इसको हम आगे देखेंगे कि क्यों क्यों बोलते हैं डायरेक्शनल। अच्छा, हाउ टू डिस्टिंग्विश हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल? अच्छा, और कोई और बताए? बताओगे? नहीं, आप बता रहे हैं? हाँ, बाकी सब जगह वंडरवॉल। बट सही है। जब जब हाइड्रोजन किन के साथ हो? फोन के साथ, FON, तो वो बॉन्ड है हाइड्रोजन। बाकी जगह सब कौन सा बॉन्ड? वंडरवॉल। फॉर एग्जाम्पल HF, HF, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ है? F के साथ। वाटर, हाइड्रोजन फिर किसके साथ है? O के साथ। अमोनिया, HCl, वंडर हो, क्योंकि सर अब हाइड्रोजन ने इनका साथ छोड़ दिया, तो मतलब वो किस में चला गया? वन। ड्राई आइस, वो लोग हाथ उठाएं जो वंडरवॉल बोल रहे हैं। ड्राई आइस। अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं जो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस सबको पता है, सॉलिड CO2। अब भाई CO2 और CO2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन है, ना हाइड्रोजन FON के साथ है। इसका मतलब ये हो गया वॉन डेर वाल। आगे डिफरेंस समझ में? हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह की स्पेसिफिक कंडीशन बोली गई क्योंकि इन दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस था, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से हम इसको एक अलग कैटेगरी बना दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं सबसे बड़े बॉन्ड से, कोवेलेंट। सबसे बड़ा बॉन्ड जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हमारे लिए बड़ा कौन? जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से बनेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बॉन्ड कोवेलेंट, सबसे ज्यादा मटेरियल भी इसी में लगेगा, है ना? जैसे आपने कई टर्म्स सुने होंगे, VBT, हाइब्रिडाइजेशन उसकी कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। VSC, PRT और MOT, ये सब किससे जुड़े हुए टर्म्स हैं? सब इसी के लिए, इसको समझाने के लिए चार चार थ्योरीज और पता नहीं कितने साइंटिस्ट लग चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एक लाइन डेफिनेशन बताओ जल्दी से। थोड़ा अच्छा फैंसी वर्ड काम में लेते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मतलब इक्वल। अब हो सकता है कि वो दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग मिलकर एक ही बॉन्ड बनाए, तो उसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये मेरे नाम की डेफिनेशन वो स्पेलिंग नहीं है ना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक डैश से, सिर्फ एक डैश दोनों के बीच में, यहाँ पे डबल डैश, यहाँ पे ट्रिपल डैश। हर डैश में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। हर डैश में दो, यानी कि एक उधर से एक इधर से, इसमें दो उधर से दो इधर, इसमें छह। तो इसमें टोटल कितनी शेयरिंग? 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, है ना? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें बेटा 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन
एटम्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है दोनों को? सर एक एक की। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों ने बना लिए डबल बॉन्ड। ठीक है। और लास्ट में नाइट्रोजन वाला एक बहुत बड़ी एग्जांपल, ये सब 10th क्लास में या 9th में आपने पढ़ रखा होगा, है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इधर भी देखो ले रहे हैं लोग मजे। सिंगल की क्या लिख रहे हैं स्पेलिंग? SINGHAL। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स और दिख रही होंगी आपको। ये जो बीच में है, जो ये कॉमन एरिया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। इनको इन शॉर्ट हम हर बार क्या लिखते रहेंगे? BP। और जो इनसे दूर हैं, कॉमन एरिया में नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे लॉन पेयर, LP। तो BPLP समझ गए? हाँ प्रीति, बड़ी हंसी आ रही है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना, छोटी मोटी मिस्टेक ही करते हैं हम। हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन N2? कर दी ना गड़बड़। 4। मैंने बोला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कब आएगा? 4। मैं सिर्फ इतना बोलता ना, जैसे कि बिगनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 2, बिगनर्स बॉक्स 2 पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दीजिए। N2 कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 6 की। और मैं बोलता कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो फिर बोलते अपन 3। समझ गए? तो इन छोटी छोटी चीजों में ही हमें बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन बोला है या फिर पेयर्स बोले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज जो किससे रिलेटेड हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। सभी को कुछ कुछ थ्योरीज के बारे में पता है? चलिए बस आपसे पूछते हैं, थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। टोटल कितनी थ्योरीज बताएंगे अपन? 4, है ना। जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में पढ़ भी लेंगे। सबसे पहली है VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। देन VSE PRT, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए कौन बताएगा? कि सर मैं बताती हूँ इन शॉर्ट, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये और इसमें ये, खत्म। अभी तो बोले सब पता है। ठीक। हाँ जी, BBT के बारे में आप ऐसे बताओ सर, इस थ्योरी का तो यही यूज है, बस मुझे तो यही पता है। देखो हमें इन थ्योरी का अगर एक ओवरव्यू पता लग गया ना, कि ये इस काम आती है, ये इस काम आती है,
तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कब किसका यूज करना है। तो आप आज ही समझा दो कि सर ये तभी यूज करेंगे, इसका यूज ये है, इसका यूज ये है, इसका यूज ये है। बताइए, ये थ्योरी वर्क करती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर। किस पे वर्क करेगी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। दिस थ्योरी लास्ट, इट वर्क्स ऑन होमो डाई एटॉमिक। क्लियर हुआ? ये भी डाई एटॉमिक, ये भी डाई एटॉमिक। इट मे वर्क ऑन बोथ होमो हेट्रो। और इसकी लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या आई थी? एमोड। समझ गए? यानी कि इसमें कुछ बातें छूट गई तो पार्ट 2 बनाया और उसका नाम रख दिया गया MOT। इसमें आप सिग्मा और पाई बनाओगे। इसमें क्या बनाओगे? सिग्मा और पाई। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि ये किस पे वर्क करती है सर? डाई एटॉमिक्स पे। तो फिर ट्राई एटॉमिक पॉली एटॉमिक का क्या होगा? तो आप किस पे आ जाओगे? ये ये तब काम आती है जब सब सही होता है। यानी कि सब कौन होते हैं? बॉन्ड पेयर। जब कौन होते हैं? सब बॉन्ड। पर जैसे ही कोई फंस गया लोन पेयर, तो उसमें ये गड़बड़ करेगा और फिर हम किस पे चले जाएंगे? VSEPR। तीनों का मतलब समझ, चारों का मतलब समझ में आ गया? इट प्रेडिक्ट्स हाउ सिग्मा एंड पाई फॉर्म्ड इन डायटोमिक्स। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी किसका है? इसका। हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स ऑन पॉलीएटॉमिक्स मोर देन 2, जिसमें सेंटर एटम होता है। बताइए HF में कौन है सेंट्रल एटम? HF में कौन है सेंट्रल एटम? वो लोग हाथ उठाएं जिनको लगता है कि इसमें H सेंट्रल एटम है। हाथ उठाओ। चलिए, वो लोग अपना हाथ उठाइए जिनको लगता है नहीं है, F सेंट्रल एटम है। वसुंधरा, उसको क्यों रोक रही हो? उसकी इच्छा है। अच्छा अर्चना, आपको फ्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम क्यों लगा? एक बेंच के दो कोने पर अगर दो लोग बैठे हो तो वो सेंटर कैसे बनाएंगे? सेंटर होने के लिए मिनिमम 3 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी भी डाई एटॉमिक में सेंटर मत ढूंढ देना, है ना? नई खोज मत करना कि नहीं हमने ढूंढ डाला सर इसको, इन दोनों में भी एग्रीमेंट है ये बनेगा सेंटर। तो ऐसा नहीं होगा। डाई एटॉमिक में हमेशा बॉन्ड एंगल 180, हमेशा 180। वो दोनों एक दूसरे के हमेशा आमने सामने ही होंगे। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर फिर क्या बनाई गई? हाइब्रिड। क्योंकि इसमें जो लिमिटेशंस थी बॉन्ड एनर्जी को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर, पॉली एटॉमिक्स में वो किससे जस्टिफाई नहीं हो पाई? VBT से। फिर हम आए हाइब्रिडाइजेशन पे, फिर VSEPRT पे, और फिर हेमोट। यहाँ पे आप किसका फॉर्मेशन, इसमें यहाँ पर कौन कौन सी मेजर टर्म्स काम आएंगे? ओवरलैपिंग, है ना? मैं मेजर टर्म्स लिख देता हूं ताकि हम जब पढ़ें तो हमें नई बात ना लगे। हाफ फिल्ड, यहां पर किसकी बात की जाएगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। यहां पर आइए, और किस पे वर्क करती है? डाई एटॉमिक्स पर। हाइब्रिडाइजेशन में बात फिर से होगी किसकी? ओवरलैपिंग की। यहाँ पे बनने वाले बॉन्ड सिग्मा और पाई ही हम याद रखेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, पर ओवरलैपिंग किसकी होगी? सबकी। हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वेकेंट, सारे ही ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगे? ओवरलैप। ठीक है, इसमें हम सिर्फ किसकी काउंटिंग करेंगे? सिग्मा की। किसकी काउंटिंग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। हाँ बिल्कुल, सिग्मा प्लस लॉन पेयर की काउंटिंग। क्या बताने के लिए? हाइब्रिडाइजेशन। VSEPRT। अच्छा, एक और खास बात ये बताएगी हमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री।
यानी कि सिर्फ ज्योमेट्री भी पूछा जाए या सिर्फ साथ में क्या लिख दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो आप किसकी बात कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन। पर जब वीएससी पीआरटी की बात करते हैं हम, तो हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन पेयर इफेक्ट की, कि कोई लॉन पेयर आ गया तो उसने क्या डिस्टॉर्शन क्रिएट किया। इसमें हमें याद रखना है हम क्या बता रहे होते हैं, शेप्स, कि जो ओरिजिनल बनना था आइडियल स्ट्रक्चर उसमें क्या गड़बड़ हुई तो नया क्या बन गया। और कभी कभी इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। शेप्स का नया नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कि मॉलिक्यूल आखिर दिखने में कैसा लग रहा है। जैसे हम सब ह्यूमंस, बट आर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम, पर हमारी ऊपर से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सब क्या है, अलग अलग, है ना। देखकर हमें भी ह्यूमन ही बोला जाएगा, है ना, बट हमारे शेप्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग। अब आए एमओटी। एमओटी क्या करेगा कि ये सिर्फ किस पे वर्क करता है, होमो डाइड स्पेसिफिकली। पर हम इसके इस क्लेम को कभी कभी रिजेक्ट कर देंगे, हम कहेंगे होमोडायटोमिक तो चलेगा, पर अगर 20 तक इलेक्ट्रॉन हुए तो हम तुम्हें वहां भी यूज कर लेंगे। कितने तक वर्क करता है, लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। और यहां पर आपको टर्म सुनने को मिलेंगी, बीएमओ और एबीएमओ, ये कुछ नई टर्म्स हैं, ठीक है। यहां अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं, ताकि आपको कभी टर्म सुनाई दें तो हमें याद हो कि अच्छा ये तो एमओटी में आएगी। इनको पढ़ने से पहले, यानी कि वीवीटी को स्टार्ट करने से पहले, हमें किसके बारे में याद होना चाहिए, कोवैलेंसी एंड वेरिएबल कोवैलेंसी। कौन बताएगा बच्चे कोवैलेंसी के डेफिनेशन। अभी आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ओवरव्यू लिखा है कि हम ये टर्म सुनेंगे, है ना। तो आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है इस मामले में। जब ये स्टार्ट होगा तो मैं इन सभी टर्म्स का यूज करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये टर्म्स हमने इसलिए लिखी थी पहले कि भाई ये टर्म्स का कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, यूज। हो सकता है कुछ टर्म्स पहले से आपने सुनी हुई हो, तो अच्छी बात है ना, कि हमें पता तो है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कोवैलेंसी। आपका नाम बताओ तो बच्चे। संस्कृति, अच्छा, संस्कृति, सही तो बोला था पहले मैंने, संस्कृति ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या, अच्छा ठीक। एक और बच्चे ने हाथ उठाया था, हाँ आप, आज तक तुम बताओ। ठीक है, बैठो बैठो, कुछ गड़बड़ हो सकती है, हाँ। आप नाम बताओ। अनीशा, अनीशा बताओ। हम्म। अवनी, बोलो। कोई और एक ऐसी लाइन बोलना ताकि आगे पीछे के सारे झंझट खत्म हो जाए, हाँ। बस, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, बस वही उसकी क्या बन गई, कोवेलेंस। एंड इट में चेंज, चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट। जितने भी उसने क्या बना लिए हो काउंटिंग कर लेना, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, वही उसकी क्या बन जाएगी, कोवेलेंसी। क्योंकि हम पढ़ कौन सा बॉन्ड रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम वही इसी की बात करेंगे। बताओ CO2 में कार्बन की कोवेलेंसी क्या है, 4 है, क्योंकि उसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि 3 कोवेलेंट हैं और एक कोऑर्डिनेट। तो हम हमेशा किसकी काउंटिंग करेंगे बेटा, टोटल, है ना, कोवेलेंट प्लस अगर मौजूद हो तो। ठीक, अब इसमें कुछ, अब हो सकता है कि कुछ लोग अपनी वैलेंसी को, अपनी कोवैलेंसी को क्या कर लें, वेरिएबल। तो वेरिएबल कब अचीव होगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, वेरिएबल कोवैलेंसी इज फीचर्ड एज पर नंबर ऑफ unpaired electrons in either ground state और excited state। हो सकता है कि कोई अपने ग्राउंड स्टेट में कम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करता हो और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा, तो उस बेसिस पर कोवैलेंसी कैसी होती रहेगी, वेरिएबल। चलिए देखते हैं किस में दिखाई देने के चांसेस ज्यादा है वेरिएबल, थर्ड पीरियड। किसमें, थर्ड पीरियड। बताइए नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p3। इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। बट ये क्या बना सकता है, NCl3। बट ये क्या नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि सर इसके पास ये 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये चाहकर भी इन 2 को अनपेयर्ड, इसीलिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसी के ग्रुप का कौन सा मेंबर है, फॉस्फोर 15। ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। क्या ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, पॉसिबल नहीं है सर, कैसे जाए बेचारा, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s के और ये 3 इलेक्ट्रॉन 3p के। बताइए क्या ये 3 बॉन्ड बना सकता है, कैसे बनाएगा, ये 3 है। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अभी कितने, ग्राउंड स्टेट में 3। वी का मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आसानी से क्या बनाएगा बेटा, PCl3 बना सकता है। अब हमें मालूम था कि थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 18। कितनी होती है, 18। कैसे पता लगा था, 2n²। इसका मतलब इसमें D है पर अभी खाली है। अब इसको जरूरत पड़ी कि मेरे को इनका भी यूज करना है, पर यूज करने से पहले हमने कंडीशन लगा दी कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ओनली अनपेयर। तो इसने क्या किया कि इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को किधर एक्साइट कर दिया, D में। अब एक्साइट कर दिया ना बेटा, तभी तो इसको हम कौन सी स्टेट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब बताइए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। क्या अब ये PCl5 बना सकता है, बिल्कुल बनाएगा। और ये इसकी कौन सी स्टेट है, एक्स। क्लियर होगा। अब इसके पास कितनी वैलेंसी हो गई, ये पहली बार तो 3 थी, अब 5 हो गई। इसका मतलब इसके पास कौन सी वैलेंसी है,
वेरिएबल कोवैलेंस। इधर इसकी कोवैलेंसी 3 आ रही थी, अब इधर बढ़कर कितनी हो गई 5। नाइट्रोजन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, लिख लीजिए। जितने बॉन्ड बनाने हो उसके अकॉर्डिंग आप उनमें क्या करते जाना, अनपेयरिंग। ठीक है, यस मिताली, सेकंड पीरियड में डी नहीं होता, इसीलिए हम वहां पर वो यूज नहीं करते। हाँ खुशी, नाइट्रोजन की कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। नेक्स्ट टेस्ट अपना कब है? 19th को, आने वाली 19th, यानी कि ये सैटरडे निकालो और फिर अगले संडे रेडी रहना। और आपको एक और अच्छी खबर मैं दे ही दूं, सारा का सारा आएगा। अरे मेजर क्यों, माइनर ही चलेगा। हाँ, उसमें एक और कैच है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के ही आएंगे, ऑल 45 फ्रॉम इनऑर्गेनिक। और वो भी हम कहां से देंगे, जो पिछला खत्म हो गया उसके बाद, यानी कि आईपी, ईए, ईएन और बॉन्डिंग कंप्लीट। खुशी के मारे आपकी आवाज ही बंद हो गई। अच्छा बताइए, सल्फर कितनी बार एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? सल्फर, चलो चेक करते हैं। SO2 is formed. SO2 is formed in which excited state of sulfur? पूछा जा रहा है कि सल्फर की किस एक्साइटेड स्टेट में किसका फॉर्मेशन होगा, SO2 का। अब आप यहां देखो, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। कितने ऑक्सीजन हैं? तो 4 चाहिए, यानी कि सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। चलो देखते हैं, सल्फर की सबसे पहले कौन सी स्टेट देखते हैं, ग्राउंड स्टेट। कितना नंबर है, 16, यानी कि एंड में आएगा 3s2 3p4। इसका मतलब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं ग्राउंड स्टेट में? ओनली 2। और हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, यानी कि इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन पहले याद रखना, हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आएंगे ना, एस के 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट नहीं होंगे, पहले किसके होंगे, पी के, है ना। और फिर पी के इलेक्ट्रॉन्स को आप किस में एक्साइट करोगे, डी में, अभी खाली है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपके पास कौन सी एक्साइटेड स्टेट आएगी, फर्स्ट। कौन सी स्टेट आएगी, फर्स्ट। और फर्स्ट में देखिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसका मतलब SO2 किस स्टेट में बन गया, फर्स्ट एक्साइटेड। क्या ये एक और बार एक्साइट हो सकता है? क्योंकि अभी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं अगर हमारे पास SO3 हो तो यहां तो बन गया SO2। ये कौन सी स्टेट हुई, फर्स्ट। और ये कौन सी स्टेट है बेटा, सेकंड। यहां पे क्या बन सकता है, SO3, या जहां चाहिए 6 बॉन्ड। क्या यहां पर SF6 भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर सर 6 है, यहां पर SF4 बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर लेंगे ना। एक्साइटेड स्टेट वाली बात क्लियर है अपने को? अगर वेकेंट होगा तो एक्साइट किया जा सकता है।
आज आप कौन सा पेज पढ़ेंगे जो कल बोला था? क्या पढ़कर आए थे? आवाज ही नहीं आई। आप आज आप सिर्फ कौन सा पेज देखकर आएंगे कल? 51। कौन सा पेज देखे आएंगे? 51, क्योंकि उसमें इसी तरह के ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, एक्साइटेड स्टेट भी दी हुई है। ठीक है, मॉड्यूल ओपन ही कर लीजिए। बताइए आयोडीन कितनी, क्लोरीन कितनी बार एक्साइट हो सकता है? क्लोरीन 7 बार नहीं। भाई उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। ग्राउंड स्टेट में कितना है? 1। तो फर्स्ट टाइम कितने होंगे? सीधे ही 3। हमेशा जितना होता है उससे 2 आगे मिल जाते हैं, क्योंकि आप देखो पहले इसके पास कितने थे? 2। 2 से सीधे कितने हुए? 4। क्यों हुए समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर सर ये 2 अगर अनपेयर्ड होंगे तो एक साथ ही आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? हर बार 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलते चले जाएंगे। अब बताइए क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7। 7 में से पहली बार 1, वो ग्राउंड स्टेट। अब कितने होंगे? सीधे 3, क्योंकि एक बार एक्साइट हुआ। फिर कब, अब कितने हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम? 5, तो 2 एक्साइटेड स्टेट। और फिर नेक्स्ट टाइम 7, कितनी स्टेट हुई? 3। तो यानी कि टोटल वो कितनी बार एक्साइट हो सकता है? 3 टाइम्स एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली में कितनी बार एक्साइटेड स्टेट आई? 1। ऑक्सीजन में 2, तो नेक्स्ट टाइम 3, उसके नेक्स्ट टाइम 4, उसके नेक्स्ट टाइम, अरे आएगी नहीं, उसके नेक्स्ट टाइम नहीं आएगी। क्योंकि हम किस कहां तक एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं? लास्ट 18th ग्रुप तक। स्टार्टिंग कहां से करिए? नाइट्रोजन से। तो 1 2 3 एंड 4। और उसी तरह से आपको क्या बनाने? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। पैकिंग मत करो, लास्ट लाइन सुन के जानी है, लास्ट लाइन सुनकर जानी है। एक टर्म आएगी बार बार काम में, कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सी टर्म आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन एक्सप्लेन करेगा? जैसे एक्सप्लेन वैसे ही अपन जाएंगे। कोई बात नहीं, बुलाओ। ना। यस वसुंधरा। अर्चना। कौन बोला था सराउंडिंग? सराउंडिंग इधर से आवाज आ रही थी, बहुत बढ़िया। आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो। जितने सराउंडिंग से वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा वही उसकी क्या बनेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ सेकंड पीरियड में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आ सकती है? सेकंड पीरियड में 4 कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम बॉन्ड बताओ। 8 तक हो सकते हैं। जिनोन कहां तक? जैसे हम अगर देखें उसमें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, पर आर्गन कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो मैक्सिमम किसके मानेंगे? क्लोरीन के। और मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे? 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 7 नहीं होगा, 6। याद रखिएगा उसकी सराउंडिंग में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। अब ये 2 लाइनें लिख के जाओ ना, खत्म करो। लिख लो, लिखना तो पड़ेगा, लिखो लिखो। तो 2 लाइन लिख लो। लाइन नंबर 1 है ना, ऐसे डैश डैश लगा के लिख लो। लिख लो, अच्छे बच्चों आप लिखो। लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम कोवैलेंसी इन सेकंड पीरियड, मैक्सिमम कोवैलेंसी इन सेकंड पीरियड 4 इक्वल टू 4, 4 एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4, 4 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी भी 4 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, मैक्सिमम कोवैलेंसी इन थर्ड पीरियड 7 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्लोरीन। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? मैक्सिमम क्लोरीन बना सकता है। एंड
मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 6। अगर मैंने यहां लिख दिया ClO4, क्या लिखा बेटा? ClO4, बताइए यहां पर क्लोरीन की दोनों चीजें बता जाओ, बस ये एंड हो गया अपना। ये बताइए यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 7, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 7। और अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ? 4, क्योंकि सराउंडिंग में 4 ही अभी हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर है 4, 4 मतलब सराउंडिंग। डन। कल क्या करेंगे हम? स्टार्ट VVT। तो आप सब क्या पढ़कर आएंगे? थोड़ा सा VVT। तो पुराना पेज कैंसिल, अब आप कौन सा पेज पढ़कर आओगे? पेज नंबर 52, 53। ठीक है, जोर से बोलिए यस सर। अरे जय हिंद। ओके, जाइए आर्मी, धावा कर दीजिए खाने पर।